प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग बढ़िया होंगे। सुप्रभात सभी को। अब हम लोग जो है आप लोगों से एक बात फिर से कहना है कि आप लोग जो है जितना अपने जीवन में सकारात्मक रहेंगे उतना आप लोग का जीवन अच्छा होगा। हमेशा हर परिस्थितियों में, हर मोड़ पे आप लोग बने रहिए। जीवन में परिस्थितियाँ अगर अच्छी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, समय बदल जाएगा। समय परिवर्तनशील होता है, समय जो है बदलता रहता है और आज जो परिस्थितियां हैं वो कल नहीं होंगी। इसलिए जो भी परिस्थितियां आपके जीवन पे हों उस पे बने रहिए और उससे संघर्ष करते रहिए, है ना। ये मत कहिए कि बहुत समस्याएं तो जीवन में हैं, इसलिए चुनौतियां नहीं हैं तो जीवन भी नहीं है। इसलिए चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। हम लोग जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक जो है हमारी 12वीं भूगोल की, उसी पर चर्चा होने वाली है। मानव विकास जो अध्याय था उसके 4 आधारभूत स्तंभ पर हमारी चर्चा हो गई है। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो उससे संबंधित ही है ना। मानव भूगोल के जो मतलब मानव विकास के उपागम हैं उसी को हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, मुख्य बातें। जैसे कि 1990 में महबूब उल हक ने मानव विकास की रिपोर्ट शुरू की और यही मानव विकास का प्रतिपादक कहे जाते हैं। मतलब मानव विकास का प्रतिपादन किसने किया, ये क्वेश्चन आता है तो आप महबूब उल हक लिखेंगे। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री इनके मित्र हुआ करते थे, उनका भी सहयोग था। और मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट, मतलब हर साल मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व स्तर पर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो 2020 में जो रिपोर्ट हुई प्रकाशित, उसमें जो मानव विकास की सूची में प्रथम स्थान पर था नॉर्वे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2022 में रिपोर्ट आई तो उसमें स्विट्ज़रलैंड था, लेकिन आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड नहीं लिखना है क्योंकि आपकी पुस्तक पे नॉर्वे ही लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग नॉर्वे को प्रथम मानेंगे, है ना। मानव भूगोल के जो प्रतिपादन हैं, मतलब विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कहलाएंगे महबूब उल हक। ठीक है। मानव विकास के जो आधारभूत स्तंभ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप लोग तैयार कर लेंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिखे हैं। 2020 में जो हम बताए अभी, पहले स्थान पर नॉर्वे है। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है देश। और दूसरे स्थान पर है हमारा, मतलब दूसरे स्थान की नहीं, भारत का जो स्थान है, भारत है 131वें स्थान पर। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? 131वां, ये याद रखिएगा। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है लेकिन नॉर्वे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, महबूब उल हक बता दिए। 2022 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है वो 2020 का है ना। 2022 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है मानव विकास सूचकांक वाली, उसमें जो है स्विट्ज़रलैंड प्रथम स्थान पर है। लेकिन आप फिर भी इसको सिर्फ दिमाग में रखेंगे ना, लेकिन ये आप लोग करेंगे नहीं, नॉर्वे ही आप लोग इसका उत्तर देंगे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है इसका जो मानव विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है उसमें जो स्कोर होता है, स्कोर मात्र 0 से 1 तक होता है। 0 से 1 तक होता है, मतलब जैसे नॉर्वे है तो उसका 0.75 जो भी मतलब उसका स्कोर हो, मतलब 0.99 तक जा सकता है ना। तो 0 से लेकर 1 तक ही इसमें इन्होंने रखा है कि 0 से 1 तक जो सूचकांक है वो उतना ही बताएगा। ये इंडेक्स जो है सिर्फ और 0 से 1 तक के बीच में जो है अंकों को रखा है और उसी के हिसाब से स्कोर करता है सभी देशों का, है ना। 1990 में पहली बार जो है मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है ये प्रकाशित की गई। इसको HDI भी कहते हैं, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कहा जाता है, मानव विकास सूचकांक। अब इसको निकाल दें HDI, ठीक है, तो ये हो जाता है HDI
आई, मतलब HDI भी कहीं लिखा रहे तो आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही समझेंगे। आपके पेपर में HDI आ गया तो आप लोग घबराएंगे नहीं। अब यहाँ पर जो हम देखें तो विकास का सर्वोत्तम जो गुण है, विकास का सर्वोत्तम अगर स्थिति देखा जाए या सर्वोत्तम गुण माना जाए तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है। मतलब क्या है इसका, आप लोगों को जब पिछली क्लास में हम मानव विकास समझाए थे तो आपको दो चीज़ें बताए थे, एक तो होता है वृद्धि और दूसरा होता है विकास। वृद्धि का मतलब होता है कि हम चीज़ों की संख्यात्मक रूप से को समझें, मतलब मात्रात्मक रूप से जो वृद्धि होती है वो वृद्धि कहलाती है, और जो गुणात्मक रूप से परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। जैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, तो विकास ये कहलाता है कि बहुत बढ़िया हो, मानव सुखी रहे, सुख रहे, शांति रहे उसके जीवन पे, तो वो कहलाता है कौन सा परिवर्तन, धनात्मक। तो विकास का जो सर्वोत्तम आधार है वो गुण में कौन सा परिवर्तन होता है, धनात्मक परिवर्तन होता है। हमारे जीवन में धनात्मक परिवर्तन मतलब विकास कहलाएगा, है ना। फिर है तृतीय विश्व। तृतीय विश्व एक शब्दावली आई है आपके उसमें। तृतीय विश्व के देश जो है जिनका जो मानव विकास सूचकांक है 0.55 से कम है, ऐसे अफ्रीका महाद्वीप के 33 देश हैं। अफ्रीका के 33 देश हैं जिनको तृतीय विश्व की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, तृतीय विश्व। तो तृतीय विश्व कौन से हैं, जो मानव विकास के सूचकांक जो है उसमें 0.55 से कम रैंकिंग जिनको मिली है वो तृतीय विश्व कहलाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के 33 देश, ठीक है। अच्छा, अब मानव विकास के अगर सूचक की बात करें तो कौन कौन से आधार पे मानव विकास को मापा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तक पहुंच, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, खुशहाली और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य चीज़ें यही हैं जिसके हिसाब से मानव विकास सूचकांक का अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस देश की मतलब मनुष्य जो है वो ज़्यादा खुशहाल हैं। जैसे हम बताएं नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, तो नॉर्वे जो है उसकी खुशहाली का इंडेक्स क्या होगा कि वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, लोग कैसे स्वस्थ हैं, है ना, संसाधन उनके पास कितने हैं, कितनी पहुँच है संसाधन तक, कैसे किस तरीके के संसाधनों तक वो पहुँच चुके हैं। और जीवन प्रत्याशा आप समझते होंगे। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है एक व्यक्ति औसतन कितने समय तक जीता है। तो अगर जिस देश में मान लीजिए की बात, जैसे जापान जैसे देश हैं, तो लगभग एक व्यक्ति 92 साल तक जी रहा है, तो 92 साल तक जी रहा है। और भारत की बात करें तो भारत का जो जीवन प्रत्याशा है वो 67 वर्ष मतलब 67 साल तक जी रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पर अंतर है, एक व्यक्ति भारत जैसे देश में 67 साल तक जी रहा और वही अमेरिका जैसे देश में 90 से ऊपर वर्ष तक जी रहा वही व्यक्ति। तो ये चीज़ें जो है मानव विकास को प्रभावित करती हैं, उसके स्वास्थ्य के स्तर को, उसके शिक्षा के स्तर को, उनके संसाधन की पहुंच तक को। तो मानव विकास सूचकांक का जो है आधार है ये शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तक पहुंच, जीवन प्रत्याशा, और भी बहुत सारे छोटे छोटे उन्होंने लिए हैं, पर ये प्रमुख है जिनके आधार पर मानव विकास का निर्धारण किया जाता है कि किस देश में मानव विकास का स्तर किस तरीके का है, ठीक है। अब मानव विकास के उपागमों पर चर्चा करें तो मानव विकास के उपागम है 4। कौन कौन से 4 उपागम हैं मानव विकास के उपागम? मानव, आ जाओ, कुछ आओ, यहाँ पर आओ। मानव विकास के उपागम, मानव विकास के कितने उपागम हैं? 4 उपागम हैं, ठीक है। ये हमारा बालक है कुछ साहू, स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है और जा रहा है स्कूल, ठीक है, ओके ओके बाय। तो मानव विकास के जो उपागम हैं वो कौन कौन से उपागम हैं? पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा उपागम, ठीक है। तो मानव विकास के 4 उपागम हैं। पहला उपागम है आय उपागम, दूसरा उपागम कहलाता है कल्याण उपागम,
तीसरा उपागम है आधारभूत आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम और फिर है क्षमता उपागम। अब देखिए नाम में ही छुपा हुआ है इनके सब कुछ। अगर मान लीजिए बात बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिटेल करने में दिक्कत जा रही हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इनके नाम को अगर ध्यान देते हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। आय उपागम का मतलब ये है कि यह जो है बताता है कि लोगों की जितनी ज़्यादा आय होगी उनकी क्रय शक्ति भी उतनी ज़्यादा होगी, और क्रय शक्ति ज़्यादा होगी मतलब मानव विकास अधिक होगा। ठीक है, जिस देश में मान लीजिए कि बात प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, लोगों की आय ज़्यादा होगी तो उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा हो जाएगी भाई, उनको शिक्षा तक पहुंच ज़्यादा हो जाएगी, बहुत अच्छा इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, और शिक्षित होंगे तो अपनी देखभाल और समाज के कल्याण में आगे की तरफ में सहयोग करेंगे। तो शिक्षा उपागम जो है ये कौन सा उपागम है? आय उपागम। इसका सीधा सीधा संबंध जो है लोगों की आय से है। ठीक है, दूसरा जो उपागम है सीधा बता रहे हैं आप लोगों को लिखने, कल्याण उपागम। कल्याण उपागम ये है कि लोगों का कल्याण कैसे, स्वस्थ हैं लोग, शिक्षा पर्याप्त मिल रहा है, जीवन में खुशहाली है उनके, है ना, किस तरीके से जो है जीवन जी रहे हैं वो लोग, तो वो पूरा जो है उनकी जीवन शैली होगी, वो कितने तरीके से खुशी है, सुख है, और सरकार जो है कल्याण की चीज़ों में कितना उसमें खर्चा कर रही है, कितना ध्यान दे रही है, उस चीज़ पर आधारित करता है, मतलब उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कल्याण उस देश के लोगों का, नागरिकों का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे भारत सरकार की बात करें तो कल्याण से संबंधित क्या क्या ये जैसे भारत सरकार की योजनाएं हैं, तो एक हमारी मध्य प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन एक चलता है, विकलांगों को पेंशन दिया जाता है, विधवाओं को पेंशन दिया जाता है, तो ये सब किससे संबंधित है? मानव के कल्याण से संबंधित है, ताकि वो अपनी मूलभूत आवश्यकता से दूर ना हो, ताकि उनको जो है अपनी मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं कम से कम वो उपलब्ध हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम वो इतना ज़रूर उनको मिल जाए कि उनकी मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाए। ये सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित योजनाएं हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको किस तरीके से जो है आगे की तरफ लाया जाए, किस तरीके से उसको सहारा दिया जाए। तो फिर आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता मतलब रोटी कपड़ा मकान तो हम जानते ही हैं, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाता है। मतलब लोगों की, इसको लिखेंगे कैसे, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए, तो वो कहलाएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब क्षमता उपागम क्या कहलाएगा? जो लोगों के अंदर क्षमता है, जैसे कि हमारे अंदर ज्ञान है तो हम उसका उपयोग करेंगे, है ना। जैसे कि जापान को देखें तो जापान जो है पुनः निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, संसाधन उसके पास कम है, छोटा सा देश, 3 द्वीपों पे बसा हुआ, समुद्र के आसपास, और सुनामी वाला हिस्सा है, और सुनामी के साथ साथ भूकंप वाला हिस्सा है, बहुत ज़्यादा भूकंप, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं के बीच में वो देश इतना साहसी, इतनी ज़्यादा क्षमतावान कि उनकी संसाधनों तक ऐसी पहुँच है कि उन्होंने जो है अपने देश का डेवलपमेंट कर रखा है, और बढ़िया से वो मजबूती से उठ खड़े होते हैं। एक बार जो है भूकंप आता है, बहुत सारा नुकसान कर देता है, वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। मतलब उनके विकास की देखिए बात, अगर क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, उनकी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो कितनी जल्दी वो रिकवर कर लेते हैं। तो लोगों के अंदर जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए, ये क्षमता उपागम है। ठीक है, अब हम इनको विस्तार से जो आप लोगों की पुस्तक पे दिया है उस पर चर्चा करते हैं। आय उपागम क्या होता है? लोगों की क्रय शक्ति जितनी अधिक होगी, क्रय शक्ति जितनी अधिक होगी, तो लोगों की जो क्रय शक्ति अधिक होगी तो क्या करेंगे लोग, उनका जो क्रय शक्ति होगा, मतलब क्रय शक्ति किस पर निर्भर करती है? आय पर निर्भर करती है। आय अधिक तो हमारी खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, मतलब क्रय शक्ति अधिक हो जाएगी। जिस देश में क्रय शक्ति अधिक होती है वहाँ पर आय का स्तर उच्च होता है। आय का स्तर क्या होता है? आय का स्तर उच्च होता है, और मानव विकास भी क्या होगा? उच्च होगा। मानव विकास भी उच्च होगा। क्रय शक्ति के उच्च होने से आय का स्तर उच्च होता है और मानव विकास भी क्या होता है?
अधिक होता है उस देश में, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? आय उपागम संबंधित है लोगों की आय से, अगर लोगों की आय अधिक होगी तो क्रय शक्ति अधिक होगी और देश मानव का जो विकास सूचकांक है वो अधिक होगा उस देश का। फिर है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम का मतलब हमने समझा ही था, जैसे शिक्षा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, है ना, सुख साधनों पर सरकारी व्यय, जो सुख के साधन हैं उस पर सरकारी व्यय कितना है, सुख के साधनों पर सरकार द्वारा किया गया व्यय, सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय। ठीक है, तो लोग मतलब जो सरकार है वो कितना जो है मानव कल्याण के ऊपर खर्च कर रही है। जितना सरकारें मानव कल्याण के ऊपर खर्चा करेंगी, मानव विकास का सूचकांक भी उतना ही अधिक होगा। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, तो अंदर ये जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है ये है ILO द्वारा प्रस्तावित। ILO क्या है ना, तो ये है श्रम संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको, है ना, इसके द्वारा क्या है ये प्रस्तावित है। इंटरनेशनल लेबर, है ना, ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका मतलब। अब ये बताता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, शिक्षा, भोजन, जल की आपूर्ति, आवास, जलापूर्ति, आवास, ठीक है, और मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता पर जोर देता है, मूलभूत आवश्यकता पर जोर देता है। देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा मतलब लोग जितने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, शिक्षा का स्तर जितना ज़्यादा उच्च रहेगा, जितना अच्छा लोग भोजन कर पाएंगे, संतुलित भोजन, जितना लोगों को पीने के लिए उपयोग के लिए अच्छा जल प्राप्त होगा, लोगों को जितना अच्छा आवास, और मूलभूत आवश्यकता तो जानते ही हो आप लोग, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आजकल शिक्षा, स्वास्थ्य भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। लेकिन हम पुराने ज़माने पे देखें तो 3 ही चीज़ हम लोग जानते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, अगर उपलब्ध हैं, आधारभूत आवश्यकता उपागम कहलाता है। ये मानव विकास की ओर आगे बढ़ाता है। तो मानव विकास आगे बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा, जब लोगों की जो आधारभूत आवश्यकता हैं वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण होंगी। तो इसको जो इस आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है इसको किसने प्रस्तावित किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। इसके बाद है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम जो है अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित है। ये अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित उपागम है। ठीक है, मानवीय क्षमताओं तक, मानव की संसाधनों तक पहुंच की बात करता है, मानव की संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए, इस तरीके की बात करता है। मानव की किस तक पहुंच होना चाहिए। और क्षमता उपागम को मानव विकास की कुंजी कही जाती है। क्यों कही जाती है मानव विकास की कुंजी क्षमता को, क्योंकि अगर लोगों के पास क्षमता है तो वो क्या कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। जैसे कि हमने अभी किसकी बात की थी, जापान की बात की थी, कि उनके अंदर कितनी अच्छी क्षमता है कि बहुत रोज़ भूकंप के झटके महसूस कर लें, सुनामी के लहरों से वो, है ना, अपनी रक्षा कर लें, और नए तरीके से आधारभूत जो संरचना है उसकी नई तरीके से खड़े कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्षमता है हमें उसका उपयोग करना चाहिए। मानव विकास के सूचकांक में भी शामिल है कि जिस देश के नागरिक उनकी क्षमताओं का उपयोग करते रहेंगे तो उस देश का भला होगा, उस देश का विकास होगा। तो हमने मुख्य चीज़ें समझी इनकी, मानव विकास के 4 उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत और क्षमता उपागम, इन सब पर चर्चा हो चुकी है। मुख्य जो क्वेश्चन 1-1 नंबर के बनते थे हमने उसको भी बताया है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए और नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।